रिबॉर्न ऑफ माई बिलियनर हीरो एपिसोड 17। रात का वक्त। जश्न की गाड़ी शेखावत मैंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और जश्न गाड़ी से बाहर निकला। वो सीधा अपने रूम में आया और रूम में आते ही वो थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि अति रूम में नहीं थी। उसने अपनी नज़रें पूरे रूम में घुमाई, वॉशरूम भी चेक किया और बालकनी भी, लेकिन अति सच में रूम में नहीं थी। लेकिन उसने ऐसे प्रिटेंड नहीं किया जैसे उसे अति की कोई फिक्र हो रही है। उसने एक क्विक शावर लेकर अपने कपड़े चेंज किए और फिर डिनर के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर आया तो बाकी सब लोग तो डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लेकिन अति वहां पर भी मौजूद नहीं थी। अब उसके चेहरे पर कुछ सीरियस एक्सप्रेशंस आ गए। आज वो काम में इतना ज्यादा बिजी था कि और किसी चीज पर उसने ध्यान ही नहीं दिया, या फिर यूं ही कह सकते हैं कि वो अति की वजह से सच में हट था, इसीलिए वो अब किसी चीज पर कोई खास ध्यान दे ही नहीं रहा था। बेशक से जश्न को नहीं पता था कि अति कहाँ है, लेकिन दामिनी जी को जरूर पता था। वो जश्न की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है, तुम अति के बारे में नहीं पूछोगे क्या? वो कहाँ है, या फिर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वो कहाँ गई है? अब पता ही होगा, आखिर उसके बारे में हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन जो रखते हो। पर मैं हैरान हूं इस बात पर कि तुमने उसे अकेले में क्लब जाने दिया। क्लब जाने की बात सुनकर जश्न की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। विशाखा और प्रकृति भी हैरानी से दामिनी जी को देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी इस चीज का कोई अंदाजा नहीं था। दामिनी जी अपना खाना खाते हुए बोली, कुछ देर पहले देखा था मैंने अति को, ब्लैक कलर की एक शॉर्ट ड्रेस पहने वो बाहर जा रही थी। काफी खूबसूरत लग रही थी वो, इसलिए बस मैंने उसकी तारीफ करने के लिए उसे रोका। बातों ही बातों में पता चला कि वो क्लब जा रही है। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें पता होगा, इसलिए कुछ ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं किया, पर सच में खूबसूरत तो बहुत लग रही थी अति। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर कुछ अजीब से ही एक्सप्रेशंस थे। साफ पता चल रहा था कि वो आग लगाने का काम कर रही है। अगले ही पल जश्न मुस्कुराया और बोला, अगर उसका क्लब जाने का मन होगा तो गई होगी। अब वो हर एक चीज मुझसे पूछकर तो नहीं करेगी, और अगर पूछता भी तो मैं उसे मना नहीं करता। उसे पूरी आजादी है अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने की। ये बोलकर जश्न ने अब चुपचाप अपना डिनर एंजॉय करना शुरू किया। वहीं दामिनी जी के पास भी अब बोलने को कुछ रह नहीं गया था, और वैसे भी वो जल्द से जल्द अपना डिनर खत्म करना चाहती थी, क्योंकि जश्न के उठते ही उनके सामने से भी प्लेट्स हटा ली जाती। कुछ ही देर में जश्न ने डिनर फिनिश कर लिया था और अब वो अपनी जगह से उठकर सीधा अपने रूम में चला गया था। उसके जाते ही अंशुल और दामिनी जी के सामने से भी प्लेट हटा ली गई। अंशिका वहां पर थी ही नहीं और विशाखा और प्रकृति पर कोई भी रोक टोक नहीं थी, इसलिए वो अपना खाना चुपचाप खा रही थी। दामिनी और अंशुल दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए, क्योंकि अभी तक उनका खाना खत्म नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जश्न अपने रूम में आ गया था और इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। अपनी गलती सुधारने की जगह उसकी बेबी डॉल एक और गलती कर रही थी, और अब वो अपनी बेबी डॉल के पास जाना चाहता था, उसे गलती करने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि गलती करते हुए देखने के लिए। उसने तुरंत अपनी शर्ट चेंज की और अपने रूम से बाहर निकला। तब तक हाल से सब लोग जा चुके थे। वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा और क्लब के लिए निकल गया। उसने फोन पर ही अति की लोकेशन पता लगवा ली थी। वो इस वक्त द बोल्ड वन क्लब में थी। तकरीबन 15-20 मिनट में ही जश्न क्लब में पहुंच चुका था। अंदर आते ही अब उसकी नजरें अति को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अति क्राउड में कहीं नजर नहीं आए। वो अपना फोन निकालकर उसे फोन करने ही वाला था कि उसकी नजर अब बिल्कुल कोने पर गई, जहां अति एक चेयर पर बैठी थी और उसके सामने ही एक लड़का बैठा था, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। उस लड़के का नाम कुणाल था, कुणाल कपूर, जो काफी अच्छे खासे घर से बिलोंग करता था। उसने क्लब में अति को देखा तो वो उससे बात करने की कोशिश करने लगा। अति फिलहाल जिस गेट अप में थी, पता लग ही नहीं रहा था कि वो शादीशुदा होगी। वो एकदम सिंगल लग रही थी, क्योंकि ना ही उसके साथ कोई लड़की थी और ना ही कोई लड़का। कुणाल वहां अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था, लेकिन अब अति से बात करने के लिए उसने भी अपने फ्रेंड्स को थोड़ा साइड कर दिया था। वही अति तो बस चाहती थी कि कोई ऐसा आए जिसके साथ मिलकर वो जश्न को चिढ़ाए, क्योंकि वो जानती थी कि जश्न उसके पीछे पीछे क्लब में जरूर आएगा। कुणाल अति की तरफ देखते हुए बोला, वैसे खूबसूरत बहुत हो तुम। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस क्लब में अकेली आए हो। इतनी खूबसूरत लड़की हो और उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ऐसा हो तो नहीं सकता। अति मुस्कुराई और बोली, सबको ऐसे ही लगता है कि मैं खूबसूरत हूं तो मेरा बॉयफ्रेंड होगा, इसलिए कोई मुझे प्रपोज नहीं करता। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं खूबसूरत हूं? ये तो उस खुदा का गुनाह है ना, तो सजा उसे मिलनी चाहिए, पर सजा तो मुझे मिल रही है। उसकी बात सुनकर कुणाल के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत बोला, इम्प्रेसिव।
बातें बहुत अच्छी कर लेती हो तुम। अति ने अपनी टेढ़ी नजरों से जश्न की तरफ देखा, जो कुछ ही दूरी पर अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। उसे देखकर अब वापस अति ने अपनी नजरें कुणाल की तरफ घुमाई और बोली, बातों के साथ साथ मैं डांस भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ। अगर करना चाहो तो हम कर सकते हैं। कुणाल झट से बोला, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ अति की तरफ बढ़ा दिया तो अति ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कुणाल उसे लेकर डांस फ्लो पर आ गया। जश्न अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। कुणाल ने अपना एक हाथ अति के कमर पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ अति के हाथ में ही था। जश्न का चेहरा वैसे तो एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन वो एक्सप्रेशनलेस चेहरा ही बता रहा था कि इस वक्त उसे कितना गुस्सा आ रहा होगा। म्यूजिक काफी लाउड था और कुणाल का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अति पर था, तो उसे नहीं पता था कि उस पर किसकी नजरें हैं और किसकी नहीं। अति भी मुस्कुराते हुए उसके साथ डांस कर रही थी। उसे जश्न को चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था। वो खुद से ही बोली, जलन हो रही है ना आपको जश्न जी? मुझे भी ऐसे ही जलन हो रही थी जब मैंने आपको श्रुति के साथ देखा था। बड़े आए मुझे जलाने वाले। नाना सिद्धार्थ गलत था, लेकिन ये कुणाल तो गलत नहीं है ना? और वैसे भी मैं तो आपके सामने डांस कर रही हूँ, कुछ चोरी छुपे तो कर नहीं रही हूँ जो गलत होगा। मुझे तो बस आपको जलाना है और कुछ नहीं। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी और अब उसने वापस चोर नजरों से जश्न की तरफ देखा, लेकिन अब जश्न वहां से गायब था जहां पर वो पहले खड़ा था। अति हैरान रह गई। उसका हाथ खुद ब खुद कुणाल के कंधे से ढीला हो गया था। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। कुणाल उसे यूं बेचैन सा होते देख बोला, क्या हुआ, डांस करो ना बेबी। तुम इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्हारे सामने इतना हैंडसम लड़का खड़ा है और तुम किसी और को देख रही हो? अति तुरंत बोली, जस्ट शट अप, मुझे किसी को देखना है, देखने दो, दिमाग मत खराब करो। ये बोलते हुए वो वापस अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी थी और उसे अपने साथ इस तरह से बात करते हुए देख कुणाल गुस्से से बोला, ये क्या बात करने की तमीज हुई? अभी तक तो तुम मुझसे ढंग से बात कर रही थी और अब इसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब तक तो इतना इंटरेस्ट दिखा रही थी जैसे आज ही मेरे साथ सुहागरात भी मना लोगी। उसकी बात सुनकर अति की आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा कुणाल डिसेंट से आदमी है, लेकिन कुणाल भी गंदा घटिया इंसान निकला, जो बस लड़कियों का थोड़ा सा साथ मिला नहीं कि बात सीधा सुहागरात तक ले जाए। वो गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? कुणाल व्यंग्य से बोला, मेरे सामने ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, तुम जैसी ना जाने रोज मैं कितनी हैंडल करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर डांस में इंटरेस्ट नहीं है तो सीधा रूम में भी चल सकते हैं। मैं भी फालतू की चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये बोलते हुए उसने अति की कमर पर रखा अपना हाथ थोड़ा सा और ज्यादा कस दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अति सीधा उसके सीने से आ लगी। गुस्से से अब वो एकदम पागल होने लगी थी। एक तो जश्न की वजह से उसका दिमाग ऑलरेडी खराब था और ऊपर से कुणाल उसे और ज्यादा इरिटेट कर रहा था। उसने जोर से कुणाल को धक्का दिया और बोली, माइंड योर लैंग्वेज और आइंदा मुझे हाथ मत लगाना। मैं बस तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी क्योंकि मुझे अपने जश्न जी को चिढ़ाना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। फालतू हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, वरना अपने जश्न जी से कहूंगी ना तो वो तुम्हें धरती पर रहने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। आया बड़ा मुझे टच करने वाला। ये बोलते हुए वो गुस्से से उसे देख रही थी और अब सब लोगों का ध्यान उन दोनों पर आ चुका था, तो कुणाल को भी अपनी इंसल्ट फील होने लगी। उसके दोस्त भी उसे देख रहे थे। वो दांत पीसते हुए बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, लेकिन बेबी इतनी बात सुन लो कि कुणाल कपूर की जिंदगी में अगर कोई लड़की आती है तो वो आती तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाती कुणाल कपूर की मर्जी से है। और अब तुम तभी मेरी जिंदगी से जाओगी जब मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिलहाल के लिए तो तुम्हें मेरे साथ रूम में चलना ही होगा। ये बोलते हुए वो अति के बिल्कुल करीब हुआ और अगले ही पल उसने अति के सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। अति चौंक गई। अब उसके चेहरे पर डर पसरने लगा था। उसने कुणाल को धक्का देना चाहा, लेकिन कुणाल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। हाँ, वो जश्न जैसा बीस्ट नहीं था, लेकिन अति के मुकाबले में तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उसे हराना अति के बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश किए जा रही थी। वो उसे धकेलने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ उसकी गर्दन पर जोरों से नाखून मारे जा रही थी। सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे और अब कुणाल अति को खींचते हुए रूम की तरफ ले जाने लगा, लेकिन अचानक से ही जश्न उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जश्न की गहरी नजरें कुणाल पर थी। वही जश्न को देखते ही अति का चेहरा खिल गया। कुणाल जश्न की तरफ देखते हुए बोला,
अबे कौन है तू, साइड हट, रास्ते में क्यों खड़ा है? अति जो कुछ बोलते ही वाली थी, अचानक से वो शॉक रह गई जब उसने जश्न को चुपचाप कुणाल के रास्ते से हटते हुए देखा। वो साइड हट चुका था और अब कुणाल अति का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए रूम की तरफ ले जा रहा था। अति की आंखों से आंसू बह गए क्योंकि उसे जश्न से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। क्लब में जश्न जब कुणाल के रास्ते से हट गया तो अति हैरान रह गई। वो ऐसे कैसे कुणाल के रास्ते से हट सकता था? उसे तो अति को बचाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे अति की कोई फिक्र ही नहीं। अति की आंखों में अब आंसू बह गए थे। वही जश्न ने अब उस पर से अपनी नजरें भी हटा ली थी और दूसरी तरफ देखने लगा था जहां एक लड़की खड़ी थी। उसने उस लड़की की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का सा अपने करीब खींच लिया। अब तो अति की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। कुणाल उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ लेकर जा रहा था और अति की नजरें पीछे थी और वो तब तक जश्न को देखते रही जब तक वो पूरी तरह से अंदर की तरफ नहीं चली गई। अंदर एक रूम में लाकर कुणाल ने जोर से अति को बेड पर पटका और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बता तू मुझे किसके नाम की धमकी दे रही थी? क्या कह रही थी तू कि तेरा जश्न ना आएगा? कौन जश्न? बता, मैं भी तो देखूं कौन है वो जो तुझे मुझसे बचाएगा। पहले मैंने सोचा तो बड़ी ही मासूम सी लड़की है, लेकिन तू तो बड़ी चंट निकली। किसी को जलाने के लिए तू मेरे करीब आ रही थी, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो किसी के इस्तेमाल के लिए काम आए। मैं वो हूं जो किसी को इस्तेमाल कर जाए और सामने वाले को पता भी ना चले। ये बोलते हुए कुणाल की नजरें बेहद गहरी हो गई थी। वहीं अति गुस्से से कुणाल को देख रही थी, लेकिन गुस्से से ज्यादा इस वक्त उसे रोना आ रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार जश्न का चेहरा घूम रहा था जो पता नहीं किस लड़की को अपनी तरफ खींच रहा था। वो कुणाल की तरफ देखते हुए बोली, मुझे जाना है यहाँ से। कुणाल हंसा और बोला, कह तो ऐसे रही हो जैसे तुम कहोगी और मैं मान जाऊंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। बिल्कुल भी नहीं बेबी, अब तो तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक तो मुझे सेटिस्फाई ना कर दो, और मैं इतनी जल्दी सेटिस्फाई होने वाला नहीं हूँ, मेरा स्टैमिना बहुत है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक एटीट्यूड सा झलक रहा था। अति बिस्तर से उठते हुई बोली, लेकिन तुम मुझे यहाँ रोक नहीं सकते, मुझे अपने जश्न जी के पास जाना है, मतलब जाना है। ये बोलकर वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, कुणाल ने पीछे से उसके बालों को पकड़ा और कसकर खींच दिया। अति की दर्द से आह निकल गई। वहीं दूसरी तरफ जश्न क्लब में ही था और एक लड़की से बात कर रहा था। उस लड़की का नाम सोनिया था। वो भी काफी वक्त से जश्न को देख रही थी और उसे भी जश्न काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। कहीं ना कहीं वो जश्न को जानती थी कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बस इसके अलावा ज्यादा कुछ वो उसके बारे में नहीं जानती थी। सोनिया जश्न की तरफ देखते हुए बोली, कितना ड्रामा होता है ना यहाँ पर। वेल, मैं ऐसा ड्रामा करने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं उसी में अपना इंटरेस्ट दिखाती हूँ जिसमें मुझे सच में इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि 2-4 मिनट बातें की और फिर बाद में मैं ऐसे प्रिटेंड करूँ जैसे मुझे उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो लड़का जबरदस्ती मेरे पीछे आ रहा है। आजकल लड़कियां भी कम नहीं है, पहले तो खुद लड़कों को लाइन देती है और फिर पीछे हट जाती है ताकि लड़कों पर ब्लेम कर सके और उनसे पैसे क्लेम कर सके। उसकी बात सुनते हुए जश्न ने कुछ नहीं कहा। वो बस हल्का सा मुस्कुराया और अपनी ड्रिंक एंजॉय करता रहा। सोनिया एक बार फिर से बोली, वैसे तुम इस लड़के को जानते हो क्या? ये कुणाल कपूर है। इस क्लब का ओनर तो नहीं है, लेकिन इस क्लब में बहुत चलती है इसकी। सिर्फ इसी क्लब में नहीं, मुंबई के बहुत सारे क्लब्स में इसकी चलती है। बहुत रिच है, जब चाहे जिस मर्जी लड़की को अपने साथ अपने रूम में ले जाए, कोई इसे रोक नहीं सकता। तुमने लाइव एग्जाम्पल तो देख ही लिया। ये बोलते हुए वो अभी भी जश्न को देख रही थी। जश्न अभी भी बस चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन अब उसने अपनी ड्रिंक का गिलास नीचे रखा और फिर सोनिया की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर बोला, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ चला गया। सोनिया ने हैरानी से जश्न की तरफ देखा। उसे इस तरह से जश्न का जाना काफी अजीब लगा, लेकिन फिर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए वो अपने आप में बिजी हो गई। वो ड्रिंक कर रही थी और साथ ही साथ हल्का हल्का डांस भी। वहीं दूसरी तरफ कुणाल ने अब अति को एक बार फिर से बेड पर पटक दिया था और अब वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुणाल कपूर हूं मैं, इस क्लब में मेरी हुकूमत चलती है। ये तो अब तक तूने देखा ही लिया होगा, कैसे मैं तुझे सबके सामने यहाँ पर लेकर आया, लेकिन कोई मुझे नहीं रोक पाया। अति तकलीफ भरी आवाज में बोली, और कोई तुम्हें क्या ही रोकता? जिसे तुम्हें रोकना चाहिए था उसने ही जब तुम्हें नहीं रोका, तो और किसी से मैं क्या ही उम्मीद करूं? कुणाल उसकी बातें सुनकर हैरानी से बोला, कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। अति ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं, मुझे बस यहां से जाना है।
कुणाल अपनी शर्ट नीचे फेंकते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम बिल्कुल प्यार से इन सब चीजों में इन्वॉल्व होती तो मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता, लेकिन अब सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत लोग तुम्हें प्यार करेंगे। मेरे फ्रेंड्स, उनके सामने तुमने मुझे इंसल्ट किया है ना, तो अब तुम्हें इसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। पहले मैं तुम्हें अच्छे से प्यार करूंगा। ये बोलते हुए वो बेड पर अपने हाथ रखकर उसके ऊपर झुकने लगा। आती हैरान रह गई। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। वो ढूंढ रही थी ऐसी कोई चीज जिसे मारकर वो कुणाल से पीछा छुड़ा सके, लेकिन कुणाल के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, क्योंकि वहां पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं रखा था। वो अति के चेहरे की बिल्कुल करीब आकर उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम फंस चुकी हो बेबी, वो भी बहुत बुरी तरह से। ये बोलकर वो जैसे ही उसकी गर्दन को अपने होठों से छूने लगा, अचानक से एक हाथ उसके और अति के बीच आया और अगले ही पल उस हाथ का दबाव उस पर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे कुणाल पीछे की तरफ होने लगा और अति की नजरें खुद ब खुद ऊपर की तरह उठ गई, जहां कोई और नहीं बल्कि जश्न ही खड़ा था। लेकिन उसकी नजरें अति पर नहीं थी, वो बस कुणाल को देख रहा था। वही कुणाल की नजरें भी एक बार फिर से जश्न की तरफ उठ गई थी। जब पहले जश्न उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया था, तब वो जश्न को पहचान नहीं पाया, लेकिन अब वो जश्न के चेहरे को गौर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें ढंग से खुली नहीं हुई थी, क्योंकि उन पर जश्न की उंगलियां थी। जश्न ने अब एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा तो कुणाल सीधा पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। वो गुस्से से बोला, तुम जाने पहचाने लग रहे हो। आखिर तुम हो कौन? पहले भी तुम मेरे रास्ते में आए और अब तो तुम सीधा मेरे रूम में चले आए। तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी? तुम जानते हो क्या मैं कौन हूँ? कुणाल कपूर हूँ मैं। उसकी बात सुनकर जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी नाम नहीं सुना तुम्हारा, लेकिन ये बताओ, क्या तुमने कभी जश्न सिंह शेखावत का नाम सुना है? कुणाल हंसा और बोका, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे ये नाम तुम्हारा है। नाम तो मैंने ये बहुत बार सुना है, लेकिन तुम अपना बताओ, तुम कौन हो? जश्न मुस्कुराया। कुणाल की इसी बात से उसे समझ आ गया कि वो किसी बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद है, जिसने अपनी औलाद को इतना बड़ा होने के बाद भी बिजनेस में नहीं लगाया, बल्कि यूं खुले सांड की तरह छोड़ दिया, जो अब लड़कियों से बदतमीजी करना, उनका शिकार करना, बस यही सब काम कर रहा था। जश्न हंसा और बोला, अगर तुम्हें मेरा नाम पता है लेकिन तुम मुझे पहचानते नहीं हो तो गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाप की है। अगर उसने तुम पर थोड़ी सी लगाम कसी होती तो शायद तुम्हें ए टू जेड मेरे बारे में सब कुछ पता होता। वेल, राजीव कपूर नाम ही है ना तुम्हारे बाप का? ये बोलते हुए अब जश्न पीछे की तरफ हट गया। कुणाल ने जब उसके मुंह से अपने बाप का नाम सुना तो हैरान रह गया, लेकिन वो हंसते हुए बोला, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मेरा बाप मुंबई का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब किया और जब तक मैं अब इसे पूरी तरह से हासिल नहीं कर लूंगा, तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्यों बेवजह बीच में आकर अपना नुकसान करवा रहे हो? ये बोलते हुए उसकी बातों में धमकी साफ नजर आ रही थी। उसने एक नज़र अति की तरफ भी देखा और अति अब थोड़ा सा राहत महसूस कर रही थी। जश्न जब तक उसके आसपास है तब तक उसे कुछ नहीं हो सकता, ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो जश्न की तरफ देखते हुए बोली, जश्न जी। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही जश्न ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोला, जब मैं आपसे बात नहीं कर रहा मिसेज शेखावत तो बेहतर होगा आप चुप ही रहे। ये बोलते हुए उसकी आवाज बहुत कड़क थी। उसके मुंह से अति के लिए मिसेज शेखावत सुनकर कुणाल तुरंत बोला, तुम जश्न की बीवी हो? तुम उस जश्न सिंह शेखावत की बीवी हो? हाँ, तुमने यही तो नाम लिया था। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर हैरानी थी। अति ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। कुणाल हंसा और बोला, बहुत सुना है मैंने उस जश्न के बारे में कि उसमें बहुत एटीट्यूड है और उसकी बीवी तुम, उसने तुम्हें पसंद कैसे कर लिया? आई मीन तुम खूबसूरत हो लेकिन दिमाग नाम की तो कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर, और मैंने सुना है जश्न तो बहुत दिमाग वाला है। पर कहते हैं ना कि इंसान चाहे जितना ही मर्जी दिमाग वाला क्यों ना हो, जब सामने खूबसूरत लड़की हो तो दिमाग खराब हो ही जाता है। उसकी बात सुनकर अति गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन तभी जश्न बोला, दिमाग खराब सिर्फ खूबसूरती देखकर नहीं होता बल्कि बदतमीजी देखकर भी होता है, और जब जश्न सिंह शेखावत का दिमाग खराब होता है तो फिर बहुत सारी चीजें खराब होती है। ये बोलकर उसने एक जोरदार पंच कुणाल के चेहरे पर जड़ दिया और एक ही पंच में उसका चेहरा घूम गया। उसके जबड़े हिल गए थे और उनमें से खून बहने लगा था। कुणाल ने 1 मिनट बाद खुद को संभाला और अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा। उसने अपनी नजरें अब तुरंत जश्न की तरफ उठाई। वो गहरी गहरी सांस ले रहा था और उसका हाथ अपने होठों पर था, जहां से खून अब उसके हाथ पर लग गया था।
वो गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये बोलकर वो जैसे ही जश्न की तरफ बढ़ने लगा, जश्न ने अपना पैर जोर से उसके मुंह पर मारा। कुणाल एक बार फिर से नीचे की तरफ गिरा और जश्न ने अब तुरंत उसके मुंह पर अपना पैर रख दिया, जिससे उसका मुंह दब रहा था। हालांकि गलती अति की थी, उसे कुणाल के पास आना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई भी लड़की एक लड़के के पास जाकर खुद से उसे लाइन देगी तो सामने वाला शांत तो नहीं रहेगा, वो भी अपनी तरफ से उस लड़की का फायदा उठाने का पूरी कोशिश करेगा। लेकिन कुणाल ने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, वो इस क्लब में पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ बदतमीजी कर चुका था, और अगर अति उसके पास भी आई थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि अब वो उसे रूम में लाकर उसका रेप करेगा। जबकि अति ने साफ साफ कह दिया था कि वो सिर्फ अपने जश्न जी को जलाना चाहती थी। इतने में ही बात खत्म हो जानी चाहिए थी। कुणाल अपने चेहरे से जश्न का पैर हटाने की कोशिश कर रहा था। वहीं अब जश्न ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और अमन को कॉल किया। उसने अपना फोन स्पीकर पर रखा हुआ था। जैसे ही सामने से अमन की आवाज आई, जश्न बिना किसी एक्सप्रेशंस के बेहद सख्त आवाज में बोला, मुझे राजीव कपूर पूरा बर्बाद चाहिए। इतना बर्बाद कि उसे और उसके पूरे खानदान को ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाए कि जश्न सिंह शेखावत कौन है। ये बोलते हुए वो अपना पैर कुणाल के चेहरे पर मसल रहा था और उसकी बात सुनकर कुणाल के होश उड़े हुए थे। अब जाकर उसका दिमाग चला और उसे समझ में आया कि उसके सामने खड़ा इंसान जश्न सिंह शेखावत ही है। अमन सामने से बोला, ओके बॉस, ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा। उसकी बात सुनकर जश्न ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर अपना पैर कुणाल के चेहरे से हटाया। कुणाल तुरंत ऊपर की तरफ उठा और गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसका पूरा चेहरा जख्मी हो चुका था। चेहरे पर इतने ज्यादा निशान हो चुके थे जो शायद अब पूरी जिंदगी नहीं जाने वाले थे। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, चाहूं तो एक झटके में तुम्हें पूरा खत्म कर सकता हूं। अगर इस रूम में तुम्हें जान से मार भी दिया तो ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो मेरा कुछ बिगड़ पाए, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपनी और अपने आप की बर्बादी देख सको और फिर समझ सको कि सामने वाले को अपना नाम बताने से पहले उसका नाम पूछ लेना चाहिए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड और व्यंग्य साफ नजर आ रहा था। कुणाल तुरंत बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलता ही रह गया और अब जश्न ने अति की तरफ देखा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो यहां से। अति झट से उसके सीने से लगने को हुई, लेकिन जश्न ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। अति उसकी तरफ देखती ही रह गई। जश्न आगे की तरफ बढ़ गया और अति जल्दी से अब उसके पीछे पीछे चलने लगी। वही कुणाल का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। जश्न अति को लेकर बाहर की तरफ आया। उसने अति के लिए दरवाजा खोला तो अति अपना चेहरा झुकाकर तुरंत सीट पर बैठ गई। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसे जश्न के सीने से लगा था, लेकिन जश्न तो उसे इजाजत ही नहीं दे रहा था। जश्न भी अब जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने गाड़ी तुरंत शेखावत मैंशन की तरफ बढ़ा दी। अति उसकी नजरों को खुद पर महसूस करने के लिए तरस गई थी, लेकिन जश्न इस वक्त इतना पत्थर दिल हो चुका था कि वो एक नजर भी अति पर नहीं डाल रहा था। शेखावत मैंशन जश्न की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। अति ने नजरें उठाकर जश्न की तरफ देखा जो इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जश्न ने एक नजर भी उस पर नहीं डाली थी। वो पूरे रास्ते बस सामने की तरफ देख रहा था। अति पर तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और ये बात अति को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो जश्न से बात करना चाहती थी, जश्न से माफी भी मांगना चाहती थी, उसके सीने से लगना चाहती थी, उसे प्यार करना चाहती थी, उसे अपनी गलती का एहसास था। लेकिन जश्न तो जैसे एकदम पत्थर बन चुका था। जश्न अब गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। अति ने जल्दी से गाड़ी बाहर आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, प्लीज माफ कर दीजिए ना जश्न जी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। उसके यूं रोकने पर जश्न के कदम रुक गए थे। उसने पलटकर अति की तरफ देखा और गुस्से से बोला, मेरा हाथ छोड़ो अति। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अति हैरान रह गई। वो कभी भी उसे उसके नाम से नहीं बुलाता था। वो तो शादी से पहले ही उसे बेबी डॉल कहकर बुलाने लगा था। उसे तो याद भी नहीं था कि कभी जश्न ने उसका नाम लिया भी है या नहीं। वो अपनी नमी भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। मुझे रात को क्लब नहीं जाना चाहिए था, और अगर मैं क्लब में गई भी तो मुझे यूं किसी से फ्लर्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं जश्न जी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगी, प्लीज ये आखिरी बार। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न ने एक झटके से उससे अपनी कलाई छुड़ाई और तुरंत अंदर की तरफ चला गया। अति की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो मुंह बनाते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जश्न जी।
माना मेरी गलती है, लेकिन मैंने ये गलती की भी तो आपकी वजह से ही है ना। आपको किसी और के साथ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं एकदम जलकर राख हो गई थी। अगर आप वक्त पर मुझे रोक लेते तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। मुझे क्या पता था कि वो कुणाल इतना घटिया होगा। आपको क्या लगता है कि आप मेरे साथ ऐसे करेंगे तो मैं बस रोती रहूंगी? अगर आप जिद्दी हैं जश्न जी, तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। आप खुद तो अंदर चले गए लेकिन मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए, और अब मैं तब तक अंदर नहीं आऊंगी जब तक आप खुद मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे। मैं यहीं पर रहूंगी ठंड में। बेशक से मुझे पूरी रात यहीं पर रहना पड़े, लेकिन मैं अंदर तभी आऊंगी जब आप खुद मुझे लेने आएंगे। ये बोलते हुए अति के चेहरे पर जिद्दी एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। वो सच में चुपचाप जाकर बाहर गार्डन एरिया में लगे हुए बेंच पर बैठ गई। उसकी नजरें सामने के फ्लो की तरफ थी, जहां पर उसे अपना रूम साफ दिखाई दे रहा था। बालकनी का दरवाजा फिलहाल बंद था और अब उस रूम की लाइट भी ऑन हो चुकी थी क्योंकि जश्न रूम में पहुंच चुका था। उसने एक नजर पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। उसे लगा शायद अति अंदर आ रही होगी और उसके पीछे पीछे ही होगी, लेकिन जब 5-7 मिनट दरवाजे से अति अंदर नहीं आए तो वो हैरान हुआ। वो रूम से बाहर निकला और बाहर निकलते ही उसने रेलिंग से लगकर खड़े होकर अपनी नजरें नीचे हॉल में चारों तरफ घुमाई, लेकिन उसे अति कहीं नजर नहीं आए। अब वो वापस अपने रूम में बाहर आया और सीधा अपनी बालकनी में आया, जहां से बाहर का सारा व्यू दिखाता था। गार्डन से लेकर पार्किंग एरिया तक हर एक चीज अच्छे से नजर आती थी, और उसे अति जब सामने बेंच पर बैठी हुई नजर आए तो उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। उसके हाथ बालकनी की रेलिंग पर कस गए थे। वो खुद से ही बोला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना बेबी डॉल कि तुम ये सब चीज करके अपनी गलती पर पर्दा डालोगी तो तुम बहुत गलत हो। तुमने गलती की है, और अब जब तक तुम्हें अपनी गलती ढंग से रियलाइज नहीं हो जाती तब तक ये जश्न सिंह शेखावत तुम्हारे करीब नहीं आएगा, और ये सब करके तुम मुझे खुद से और ज्यादा दूर कर रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ प्यार ही नहीं पागलपन भी हो मेरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस प्यार में कुछ भी बर्दाश्त करूंगा। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम खुद को नहीं संभाल सकती तो फिर गलती मेरी नहीं है। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हटा और उसने जोर से बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज बाहर गार्डन एरिया तक आई और अति का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कने से इनकार कर गया। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने हाथों को पूरी तरह से अपनी बाहों पर रखा हुआ था। उसे ठंड लग रही थी, लेकिन वो फिर भी अंदर नहीं जा रही थी। उसे लग रहा था कि जश्न को जब पता चलेगा कि वो बाहर गार्डन में बैठी है तो वो उसे लेने के लिए बाहर आएगा, लेकिन वो तो उसे लेने के लिए बाहर आया ही नहीं, बल्कि उसने तो बालकनी का दरवाजा भी बंद कर दिया था। अब उसका दिल और भी ज्यादा उदास हो गया। वहीं जश्न ने अपने कपड़े चेंज किए। इस वक्त वो टी शर्ट और लोअर में था और अब वो चुपचाप अपने बेड पर बैठ गया था। बेड पर बैठकर उसने सामने एलईडी स्क्रीन को ऑन किया और उस पर एक वेब सीरीज देखने लगा। वो बस किसी तरह अपने दिमाग को उलझाना चाहता था, वरना वो बार बार अति के बारे में सोचता और फिर अति के बारे में जितना वो सोचता उतना ही उसका दिमाग ज्यादा खराब होता। अति बाहर गार्डन में ही बैठी थी और अब एक गार्ड उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वो गार्ड उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्लीज आप अंदर चली जाइए मालकिन, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। हम लोगों ने तो मोटे जैकेट पहने हुए हैं, फिर भी हमें ठंड लग रही है, आप तो इस ड्रेस में। ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा झुका लिया था, क्योंकि अभी भी अति ने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो पहनकर वो क्लब में गई हुई थी। अति की नजरें भी झुक गई थी। वो तुरंत बोली, नहीं काका, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, आप जाइए जाकर अपनी ड्यूटी कीजिए। वो गार्ड एक बार फिर से बोला, लेकिन बेटा अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो एक काम करो, तुम ये जैकेट पहन लो। अगर तुम चाहो तो, मेरा मतलब है तो ये मुझ गरीब की, लेकिन अगर ये तुम्हारे काम आए तो मुझे अच्छा लगेगा। ये बोलते हुए वो अपनी जैकेट उतरने लगा, लेकिन अति ने तुरंत मना कर दिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, इसकी जरूरत नहीं है काका, मैंने कहा ना आपसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ठंड नहीं लग रही। आप जाइए जाकर अपनी ड्यूटी कीजिए। अगर जश्न जी आपको ऐसे देखेंगे तो फिर वो आप पर गुस्सा करेंगे। उसकी बात सुनकर उस गार्ड ने अपना चेहरा हिलाया और वहां से वापस दरवाजे की तरफ चला गया। अति ने अब एक बार फिर से अपनी नजरें बालकनी की तरफ घुमा दी, जो उसके और जश्न के रूम की बालकनी थी। अब उसे और भी ज्यादा ठंड लगने लगी थी। अब तक रूम की लाइट जाग रही थी, लेकिन अब अति हैरान रह गई क्योंकि अचानक ही रूम की लाइट ऑफ हो गई, मतलब जश्न सो चुका था। अति हैरान रह गई। वो इंसान जो उसे एक हल्की सी खरोच भी नहीं आने देता था,
उसे गर्म हवा भी नहीं लगने देता था। वो ऐसे उसे ठंड में छोड़कर कैसे आराम से सो सकता है? वहीं दूसरी तरफ जश्न ने लाइट्स ऑफ कर दी थी, लेकिन वो सोया नहीं था। वो बालकनी के दरवाजे के पीछे खड़ा था और उसने पर्दा थोड़ा सा साइड हटा दिया था, जिससे अब उसे बाहर गार्डन का व्यू साफ नजर आ रहा था। उसने लाइट इसलिए ऑफ की थी ताकि कांच की विंडो में से अति को वो नजर ना आए। वो चुपचाप अति को देख रहा था। उसे अति के सोने का इंतजार था। वही अति की आंखें अब भारी होने लगी थी। वो पिछले 2 दिनों से लगातार रोए जा रही थी, ढंग से कुछ खा पी नहीं रही थी और उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। तो वो कब उस बेंच पर बैठी बैठी सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसके सोने के तकरीबन 5-7 मिनट बाद ही जश्न अपने रूम से बाहर निकला और सीधा गार्डन एरिया की तरफ आया। उसने अति की तरफ देखा जो बेंच पर पूरी तरह से फैल चुकी थी। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अंदर रूम की तरफ बढ़ गया। अति इस वक्त गहरी नींद में थी, लेकिन नींद में भी उसने जश्न पर अपनी बाहें कस दी थी। वो धीमे से बोली, प्लीज माफ कर दीजिए ना जश्न जी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं आपको खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज माफ कर दीजिए। ये बोलते हुए वो बस बड़बड़ाए जा रही थी और जश्न के सीने में सिमटती चली जा रही थी। जश्न उसे लेकर मेंशन के अंदर आया और सीधा उसे अपने रूम में लेकर आया। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया और खुद उस पर से हटने लगा, लेकिन अति ने उसकी टी शर्ट को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं था कि वो जाग रही थी और सोने का ड्रामा कर रही थी। वो सच में गहरी नींद में थी, लेकिन जश्न को खो देने का डर उसे नींद में भी सता रहा था। जश्न ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके हाथों को खुद से हटाना चाहा, लेकिन अति ने उसे बहुत ज्यादा कसकर पकड़ हुआ था। जश्न ने एक गहरी सांस ली और फिर उसके बगल में ही लेट गया। अति तुरंत उसके सीने में सिमट गई। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम जाग रही हो क्या बेबी डॉल? अति ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। जश्न ने अब कुछ देर उसे यूं ही देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन वो यूं ही आंखें बंद किए बिस्तर पर पड़ा रहा तो तकरीबन आधे पौने घंटे बाद उसे नींद आ ही गई। सुबह का वक्त अति की आंखें खुली और वो बिस्तर पर उठकर बैठी। वो हैरान थी। उसे नहीं पता था कि रात को कब जश्न उसे गार्डन से अंदर लेकर आया। अब उसकी नजरें बालकनी में खड़े हुए जश्न पर गई जो अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा था। अति हल्का सा मुस्कुराए, मतलब जश्न ने उसे यूं ही अकेले गार्डन में नहीं छोड़ा था। बेशक से वो उससे नाराज था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो उसे यूं ही कहीं पर भी छोड़ दे और उसकी फिक्र ना करे। अति बिस्तर से उठकर उसके करीब आए और आकर पीछे से उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके हाथों को अपने सीने पर महसूस कर जश्न ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, किसी गलतफहमी में मत रहना अति कि मैंने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया या फिर ये जो चीजें तुम कर रही हो उन्हें भूल गया हूं मैं। तुम्हें बस इंसानियत के नाते मैं रूम में लेकर आया, वरना तुम्हें ठंड लग जाती। अति तुरंत बोली, कल रात गार्डन से आप मुझे यहाँ पर लेकर आए वो तो चलो इंसानियत है, लेकिन जो कल आपने मुझे कुणाल से बचाया, क्या वो भी इंसानियत थी? जश्न झट से बोला, बिल्कुल, वो भी इंसानियत ही थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती तो मैं उसे भी यूं ही बचाता, इसलिए अगर कोई गलतफहमी हो भी दिल में तो उसे निकाल देना। उसकी बातें सुनते हुए अति का मुंह एक बार फिर से बन चुका था। वो तुरंत बोली, मतलब किसी और लड़की में और मुझ में कोई फर्क नहीं है? जश्न झट से बोला, है ना, क्यों नहीं है, बहुत फर्क है तुम्हारे और बाकी सब लड़कियों में, लेकिन तुम वो फर्क खुद ही दूर किए जा रही हो। बाकी सब लड़कियां क्या करती है और क्या नहीं, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन अब तुम भी तो वही चीज करने लगी हो। तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं होता। मैं रात को घर आता हूँ ये सोचकर कि अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, वो मुझे मनाएगी, मैं उससे नाराज हूं तो वो मेरे लिए एफर्ट दिखाएगी, लेकिन मेरी बीवी क्या करती है, वो खुद क्लब चली जाती है और किसी लड़के के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। तुम खुद बताओ, अब ऐसे में मैं कैसे रिएक्ट करूं? मुस्कुराते हुए तुम्हें देखूं या फिर चुपचाप घर बैठ जाऊं? मैंने कल तुम्हारी हेल्प की और सीरियसली अगर तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं यही करता। आई होप अब तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगी, तारांकन। ये बोलकर जश्न ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ कप साइड में रखा और सीधा वॉशरूम में चला गया। अति को अब रोना आ रहा था। उसके पास रोने के अलावा और कोई काम भी नहीं था। वो जश्न को मनाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे मनाए तो मनाए कैसे। वो उसे मनाने का मौका भी तो नहीं दे रहा था। वो उसके करीब जाती तो वो उससे दूर भाग जाता। ऐसे में अति को बस उसे जलाने का ही तरीका समझ आया और वो भी उस पर बैकफायर कर चुका था। वो खुद से ही बोली, मुझे खुद को मनाने का मौका तक तो दे नहीं दे रहे और कहते हैं कि मैं एफर्ट नहीं दिखा रही।
मैं तो एफर्ट दिखाना चाहती हूँ, लेकिन आप देखे तो ना। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया और तभी एक बार फिर से उसे जश्न के पीछे पीछे वॉशरूम में जाने का ख्याल आया। वो जानती थी कि जश्न उसे 2-4 बातें सुना सकता है, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि अब वो हार नहीं मानेगी। अब वो जश्न को मना कर ही रहेगी। अब इसके लिए अगर उसे बेशक से कुछ भी क्यों न करना पड़े। वो तुरंत वॉशरूम के अंदर आई। अंदर आते ही उसकी नजरें जश्न पर गई, जो अपनी शर्ट उतार रहा था। जश्न को मनाने का तो पता नहीं, लेकिन उसे देखते हुए अति का गला जरूर सूखने लगा था। उसने भी अब अपनी ड्रेस की स्ट्रिप्स पर अपनी उंगलियां रखी और उन्हें नीचे की तरफ सरका दिया। जश्न की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई थी। शेखावत मेंशन अति वॉशरूम के अंदर आई और आते ही उसकी नजरें जश्न पर गई, जो अपनी शर्ट उतार रहा था। उसे अपनी शर्ट उतारते हुए देख अति के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। उसने अपनी स्ट्रिप्स पर अपनी उंगलियां रखी और अपनी ड्रेस को नीचे की तरफ सरका दिया। इस वक्त वो सिर्फ अपने इनरवियर में थी और अब वो बड़ी ही अदा से चलते हुए जश्न के करीब आए। जश्न की नजरें भी उस पर और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है? अति उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, आपको नहीं पता? जश्न व्यंग्य से हंसा और बोला, मुझे तो बहुत कुछ पता है अति, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता। अति ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और बोली, एक तो आप ये मुझे अति कहकर बुलाना बंद कीजिए। मुझे बेबी डॉल कहकर बुलाया कीजिए। मुझे बस वही पसंद है। मैंने कभी आपके मुंह से अपना नाम इस तरह से नहीं सुना और मुझे सुनना भी नहीं है। उसकी बात पर जश्न मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैं अब तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा। अगर तुम्हें नहीं सुनना तो एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम मेरे सामने आओ ही मत, मुझसे बात करो ही मत। और रही बात तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं, इस बात की तो बेशक से तुम कुछ भी चाह लो अति, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। क्योंकि जो तुम करना चाहती हो वो मैं नहीं चाहता, और जब मैं कोई चीज ना चाहूं तो कोई भी जबरदस्ती मुझसे वो चीज करवा नहीं सकता। शायद तुम्हें बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा तो ये चीज की फिजिकल अट्रैक्शन से सब कुछ नहीं होता है। अगर तुम मुझे सिड्यूस करके मुझसे प्यार लेना चाहती हो तो भूल जाओ। अगर तुम मुझे अपनी बॉडी दिखाकर मुझे अपनी तरफ खींचना चाहती हो तो भूल जाओ। ये सब मैं आज से नहीं, बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। बहुत सी लड़कियों ने ऐसी कोशिशें की है, और अगर हर किसी पर मैं फिदा हो जाता तो अब तक तो न जाने किस किस को मेरा प्यार मिल गया होता। इसलिए बेहतर होगा ये चीज तुम भी अच्छी तरह से और बहुत जल्दी समझ जाओ। ये बोलते हुए उसने अति के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से दूर धकेल दिया। अति बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। जश्न ने अब शावर की तरफ अपना चेहरा उठाया और शावर ऑन कर दिया। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, जो उसे और भी ज्यादा इंटेंस लुक दे रही थी। देखते ही देखे उसका पूरा बदन पानी से भीगने लगा था। अति की नजरें बस उस पर ठहरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो जश्न को सेड्यूस करना चाहती थी, वो बस जश्न को प्यार करना चाहती थी। कितने दिनों से उसके और जश्न के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। वो बस उन सब चीजों को ठीक करना चाहती थी। बेशक से उसका तरीका अलग था, लेकिन वो बस एक वो पत्नी थी जिसका पति उससे नाराज था और वो उसकी नाराजगी दूर करना चाहती थी। ऐसे में अगर जश्न उसे गलत समझ रहा था तो ना ही जश्न गलत था और ना ही अति खुद गलत थी। उसके तरीके बेशक से सही नहीं थे, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल सही थे। और अगर उसे इतनी ही इन सब चीजों की समझ होती तो शायद वो आज इस प्रॉब्लम में फंसी ही नहीं होती। वो बस चुपचाप जश्न को देख रही थी। वो चाहती कुछ और थी और हो कुछ और गया था। वो जश्न का प्यार चाहती थी, लेकिन अब इस चक्कर में जश्न उससे और भी ज्यादा नाराज हो गया था। जश्न अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर वहां से चला गया और अति वहां पर खड़ी रह गई। अब वो शावर के नीचे आकर खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो शावर के पानी में गुम हो रहे थे। वहीं जश्न भी उसका चेहरा देखते हुए गया था, और उसके चेहरे को देखते हुए वो अति की फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। अगर जश्न अति की फीलिंग्स को नहीं समझेगा तो और कौन ही समझेगी, लेकिन उसने फिलहाल अपनी बेबी डॉल को चुप नहीं करवाया, क्योंकि वो चाहता था कि अति पूरी तरह से हर एक चीज को समझे। हर बार वो उसे बचाने के लिए नहीं आएगा। अगर खुदा ना खस्ता ऐसा कुछ हो गया, जिस दिन जश्न किसी प्रॉब्लम में फंस गया, क्या उस दिन अति खुद को अकेले हैंडल कर पाएगी? जवाब था बिल्कुल भी नहीं। अति इतनी मैच्योर थी ही नहीं कि वो चीजों को हैंडल कर जाए। जश्न बस उसमें वो मैच्योरिटी लाना चाहता था। कुछ देर बाद अति वॉशरूम से बाहर आई और आकर जश्न के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। जश्न ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। अति धीमे से बोली, सॉरी। अगले ही पल जश्न ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोला, किस बात के लिए? उसका सवाल सुनकर अति ने कुछ नहीं कहा।
यही सवाल पिछले 2 दिनों से जश्न उससे पूछ रहा था और उसके पास जवाब नहीं था। वो उसे क्या कहती? उसने गलतियां ही इतनी कर दी थी कि वो उन गलतियों को गिनाने बैठी तो पूरी रात निकल जाती। जश्न अब वहां से साइड हट गया। वो वैसे भी रेडी हो चुका था। अति ने उसे जब रूम से बाहर जाते हुए देखा तो तुरंत बोली, थोड़ी देर रुक जाइए ना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अति के कहने पर जश्न ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, मुझे देरी हो रही है। ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर निकल गया और नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आ गया। अति की आंखों से आंसू एक बार फिर से निकल गए। वो खुद से ही बोली, कितना वक्त नाराज रहेंगे आप मुझसे जश्न जी? एक न एक दिन तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। मैं आपको मनाकर ही रहूंगी। मैं नहीं जाने दूंगी आपको खुद से दूर। मैं जानती हूँ मैं गलतियां करती हूँ, लेकिन मुझे मेरी गलतियों का रियलाइजेशन भी तो है ना। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और अब जल्दी से रेडी होने लगी। उसे भी जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे हॉल में आना था ताकि वो जश्न के साथ ब्रेकफास्ट कर सके। वही कल तो जश्न फोन पर बात करने के लिए बाहर गार्डन एरिया में चला गया था, लेकिन आज वो सीधा डाइनिंग टेबल पर आया और उसके डाइनिंग टेबल पर बैठते ही बाकी सब लोग भी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया और जश्न अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे क्योंकि अति वहां पर नहीं आई थी और अति के बिना जश्न का खाना हर किसी को हैरान ही कर रहा था। जब तक अति आए तब तक तो जश्न ने अपना सारा ब्रेकफास्ट खत्म भी कर लिया था और अब वो बाहर दरवाजे की तरफ जा रहा था। जब अति ने ये देखा तो वो जल्दी से उसे रोकते हुए बोली, जश्न जी। जश्न ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अति जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। जश्न बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, नहीं किया तो कर लो, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अति झट से बोली, लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे के साथ ही खाना खाते हैं ना। आपने मेरे बिना कैसे खा लिया जश्न जी? मुझे नहीं पता। मुझे आपके साथ खाना है, आप मेरे साथ चलिए। ये बोलते हुए उसने जश्न का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन जश्न ने एक झटके में उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। अति चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगी। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब इतना सब कुछ तुम अकेली कर सकती हो तो फिर ब्रेकफास्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? कल रात जब तुम क्लब गई तब तो तुम्हें मेरी जरूरत महसूस नहीं हुई। तब तो तुम अकेली क्लब में चली गई। तुम्हें ना ही मेरा साथ चाहिए था और ना ही तुमने मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी समझा, और अब ब्रेकफास्ट करने की बारी आई तो तुम्हें मैं तुम्हारे साथ चाहिए हूँ। सीरियसली अति? उसकी बात सुनकर अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। जश्न ने अब बिना किसी एक्सप्रेशंस के ही कहा, अगर तुम्हें ब्रेकफास्ट करना हो तो कर लेना और अगर नहीं करना हो तो इट्स ओके। तुम्हें कॉलेज में कई लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारे साथ कैंटीन में बैठकर खाना पीना कर लेंगे। उनके साथ बैठकर आराम से खा पी लेना। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। ये बोलकर वो अति को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो इंसान जो उसे हद से ज्यादा प्यार से रख रहा था, उसका हर नखरा उठा रहा था, उसे किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा था, अचानक से ही वो एकदम से बदल गया था। ये तो अति ही जानती थी कि उसका कितना दिल टूट रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। ना ही जश्न को मना पा रही थी और ना ही उसे अपनी फीलिंग्स समझ पा रही थी। उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई। वहीं अंशिका जो डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, वो उसे रोते हुए देखकर उसके पास आई और उसे देखकर व्यंग्य से बोली, चच चच चच, क्या हाल हो गया ना तुम्हारा रो रो कर। पहले मुझे तुमसे जलन होती थी, लेकिन अब सच बताऊं, अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है। उसकी बात सुनते हुए अति जो रो रही थी, अब उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। शेखावत मैंशन अंशिका अति के सामने खड़ी थी और व्यंग्य से उसकी तरफ देख रही थी। जश्न अभी अभी अपने ऑफिस के लिए निकला था और अति ने उसे रोकने की कोशिश की थी। वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहती थी, लेकिन जश्न उसे यूं ही छोड़कर चला गया था और ऊपर से उसे सुना कर भी गया था कि कॉलेज में उसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे उसके साथ खाने पीने वाले। वो उनके साथ आराम से खा पी ले, जिसकी वजह से अब अति और भी ज्यादा हट हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अंशिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, सच में मुझे तुमसे बहुत जलन होती थी जब मैं तुम्हें मिस्टर शेखावत के साथ देखती थी। आई मीन, कितनी केयर करते थे वो तुम्हारी, तुम्हें एकदम प्रिंस ट्रीटमेंट देते थे। ऐसा प्यार तो मुझे मेरे मॉम डैड से नहीं मिला। आई मीन, मेरे फैमिली मेंबर में से किसी से नहीं मिला जितना प्यार वो तुम्हें करते थे। ऐसा लगता था जैसे ख्वाबों की दुनिया हो, लेकिन अब तुम्हारी हकीकत देखकर मुझे अंदाजा लग गया है कि एक नौकरानी बेशक से किसी की बीवी बन जाए, लेकिन उसकी हैसियत वही रहती है। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू ही रहते हैं। बेशक से कानों में, गले में महंगी ज्वेलरी ही क्यों ना हो, लेकिन उसके चेहरे पर तो यही मायूसी रहेगी।
उसकी बात सुनते हुए अति गुस्से से बोली, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेशक से मैं मायूस हूँ, उदास हूँ, रो रही हूँ या कुछ भी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अंशिका व्यंग्य से बोली, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें यूं देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है, पर साथ ही साथ सुकून भी मिल रहा है, क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। बहुत एटीट्यूड में थी ना तुम, अब तुम्हारा सारा एटीट्यूड धरा का धरा रह गया। तुम्हारे जश्न जी तो तुम्हें छोड़कर चले गए। अति गुस्से से बोली, वो मुझे कहीं छोड़कर नहीं गए हैं। वो सिर्फ मुझसे नाराज हैं, और जिस दिन उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी ना, वो एक बार फिर से मुझे ऐसे ही प्यार से ट्रीट करेंगे। और वो बेशक से मुझसे नाराज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके और मेरे बीच कोई दूरियां आ गई है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंशिका बोली, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अब उनकी जिंदगी में कोई और आ गई हो। एक इंसान की चॉइस वक्त वक्त पर बदलती रहती है, और अब क्या पता तुम्हारे जश्न जी की चॉइस भी बदल गई हो। उन्हें तुमसे बेहतर लड़की पसंद आ गई हो, और वैसे भी तुम्हारे अंदर खास है क्या? कुछ भी तो नहीं। सिर्फ एक चेहरा है जो थोड़ा ढंग का है, बाकी ना तुम्हारे अंदर कोई क्लास है और ना ही कोई स्टैंडर्ड। जबकि मिस्टर शेखावत को तो इस दुनिया की कोई भी हाई क्लास लड़की मिल सकती है। वो तो अगर किसी एक्ट्रेस या फिर किसी बिजनेस वुमेन को भी डेट करना चाहे तो कर सकते हैं। जो लड़की अपना दिमाग भी ढंग से चलाना नहीं चाहती, वो उनकी जिंदगी में क्या ही वैल्यू रखेगी। और एक बात बताऊं, मर्दों को ना वक्त वक्त पर नया तड़का चाहिए ही होता है। अब कब तक एक ही तरह के दाल चावल खाते रहेंगे, और तुम तो उससे भी बुरी हो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर व्यंग साफ नजर आ रहा था, और उसकी इस बात ने जैसे अति का पूरा दिमाग घूम कर रख दिया था। हालांकि उसे अपने जश्न पर पूरा यकीन था, लेकिन अब अंशिका ने एक चिंगारी लगा दी थी, जिसके बाद अति का दिल एक आग में जलने लगी थी। अंशिका अपनी बात कहने के बाद वहां से चली गई, और अति का ब्रेकफास्ट करने का भी कोई मन नहीं था। खाना तो उसे पहले भी नहीं खाना था, लेकिन अब अंशिका की बातों ने उसका दिल और भी ज्यादा दुखा दिया था। तभी उसके कानों में अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने सामने की तरफ देखा, जहां पर अंशुल गुस्से से प्रकृति की तरफ देख रहा था। वो उसे पर चिल्लाते हुए बोला, कितनी बार बोल दिया तुम्हें, बार बार मेरे सामने मत आया करो, लेकिन फिर भी अपना मुंह उठाकर तुम मेरे सामने आ ही जाती हो। अपने काम से काम नहीं रख सकती हो क्या? मुझे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती क्या? प्रकृति की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अंशुल की बात का जवाब दे ही नहीं पाए। अंशुल गुस्से से बोला, एक आखिरी बार मैं तुम्हें समझा रहा हूं, प्यार से मेरी बात समझ जाओ, वरना अगली बार मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, वरना यहां से चली जाओ, दफा हो जाओ। बेशक से कहीं जाकर मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मैं छोड़ चुका हूं, और अब तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी जिंदगी में अपनी जगह नहीं बना सकती। ये बोलकर गुस्से से वो कुछ पल प्रकृति को देखता रहा और फिर वहां से चला गया। उसकी बातों ने अब अति के डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि जश्न उसे इतने ज्यादा गुस्से से ट्रीट नहीं कर रहा था, लेकिन वो उसे खुद से दूर तो कर रहा था ना। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे डर लगने लगा था कि कहीं जश्न भी उस पर इस तरह से गुस्सा ना करे, उसे अपनी जिंदगी से जाने के लिए ना कहे। वो कुछ सोचते हुए बोली, आज मैं फिर से जश्न जी के ऑफिस में जाऊंगी, लेकिन दोपहर के वक्त, और उन्हें प्यार से मनाऊंगी। उन्हें जलाने की कोशिश नहीं करूंगी, उनसे माफी मांगूंगी, और उनसे वादा करूंगी कि आइंदा से कोई गलती नहीं करूंगी। पर मैं मेरे जश्न जी से दूर नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हो उसने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर चुपचाप बाहर की तरफ आ गई। उसे कॉलेज जाना था। कुछ ही देर में वो कॉलेज पहुंच चुकी थी। रिया की हालत भी अब काफी ठीक थी, तो रिया भी कॉलेज में आ रही थी। अति ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और फिर उसके हाल चाल के बारे में पूछा। रिया फीका सा मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूं, लेकिन क्या तुम जानती हो कि सिद्धार्थ कहाँ है? अति गुस्से से बोली, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, अभी भी तुम्हें सिद्धार्थ की पड़ी है। कितनी बेवकूफ हो तुम। रिया झट से बोली, तुम मुझे गलत समझ रही हो अति। एक्चुअली मुझे सिद्धार्थ की फिक्र नहीं हो रही, मुझे तो बस उसे दो चार सुनानी है। उसे बताना है कि वो कितना घटिया इंसान है। तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया उसने, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी? नहीं, देखना मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी, पर वो मुझे मिले तब ना। मुझे तो वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। उसकी बात सुनते हुए अति भी सोच में पड़ गई थी, क्योंकि उसने खुद ने सिद्धार्थ को कहीं देखा नहीं था। जबकि अब तक तो उसे सिद्धार्थ कॉलेज में नजर आ जाना चाहिए था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जश्न ने सिद्धार्थ को सजा दे दी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई अति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे और जश्न उसे छोड़ दे।
सिद्धार्थ ने उसे सिर्फ हाथ लगाया था और इतने में ही जश्न ने सिद्धार्थ का चेहरा लाल कर दिया था। अब तो उसने अति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, उसका रेप करने की कोशिश की थी। ऐसे में जश्न ने न जाने उसका क्या ही हाल किया होगा। रिया एक बार फिर से बोली, अगर अब तुम्हें वो कहीं दिखाई देना तो प्लीज मुझे बताना जरूर। अति धीमे से बोली, मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी कॉलेज में नजर आएगा। रिया तुरंत बोली, क्यों, उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया है क्या? हाँ, हो भी सकता है, शायद तुम्हारे जश्न जी ने ऐसा किया हो, वो तो ऐसा कर सकते हैं। अति हल्का सा मुस्कुराए। बेशक से जश्न उससे नाराज था, लेकिन उसे जश्न पर प्यार आ रहा था, क्योंकि जो इंसान अति को तकलीफ पहुंचाना चाहे उसे सिर्फ जश्न कॉलेज से बाहर नहीं निकालेगा, उसका तो वो जश्न वो हाल करेगा कि अगले जन्म के लिए भी वो इंसान मना कर देगा। इस बात पर अति को एक अलग ही गुरूर सा रहा था कि जश्न उसके लिए पजेसिव है, हद से ज्यादा पजेसिव। उसे मुस्कुराते हुए देख रिया तुरंत बोली, तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? अति ने अपना सिर हिलाया और बोली, कुछ नहीं, चल आजा क्लास में चले, हमें देरी हो रही है। ये बोलकर वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ ले गई। रिया भी उसके साथ साथ चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंशिका इस वक्त शेखावत मेंशन में थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो बात करते हुए बोली, उन दोनों के बीच इस वक्त फुल ऑन तकरार चल रही है। जश्न तो लगता है कि अति से नफरत करने लगा है। हाँ, वो बेशक से उसे दिखा रहा है, दिल से तो वो अभी भी उसे चाहता है, लेकिन हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिलेगा। विक्रम मुस्कुराया और बोला, वो तो मैं भी जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मेरी नज़र है उस अति पर। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। हमें उनकी दूरियों को अब नज़दीकियों में बदलने का वक्त ही नहीं देना। वो लोग एक दूसरे से दूर ही रहने चाहिए। मैं तुम्हें जल्दी ही फोन करके बाकी का प्लान बताऊंगा। अंशिका मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और उसके चेहरे पर अब शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। कॉलेज में अति और रिया दोनों अपनी क्लास अटेंड कर रही थी। तभी एक लड़की उन दोनों के पास आकर बैठी। अभी प्रोफेसर के आने में कुछ वक्त था। वो लड़की पहले से ही उन दोनों की क्लास में थी, इसीलिए अति और रिया भी उससे बातें करने लगी। वो लड़की अति की तरफ देखते हुए बोली, वैसे तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो अति, जो तुम्हारी शादी जश्न शेखावत से हुई है। बहुत नाम सुना है मैंने उनका मुंबई में, सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम गूंजता है। तुम्हें कितना प्राउड फील होता होगा ना उनकी अचीवमेंट पर। अति उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, प्राउड तो फील होता है और वो मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो लड़की सुनैना एक बार फिर से बोली, लेकिन अब वो 2-3 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं? I mean, आज भी वो तुम्हें ड्रॉप करने नहीं आए? वो क्या है ना कि सुबह के वक्त में वही पार्किंग एरिया में थी, तो मैंने जब तुम्हें अकेले गाड़ी से उतरते हुए देखा तो मुझे अजीब लगा। तुम्हारे जश्न जी तो हमेशा तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने आते हैं ना? उसकी बात सुनकर अति का चेहरा मायूस हो गया। वो मासूमियत से बोली, क्योंकि वो मुझसे नाराज है इसीलिए वो मुझे ड्रॉप करने नहीं आए। मैंने उन्हें बहुत मानने की कोशिश की, लेकिन उनकी नाराजगी दूर हो ही नहीं रही है और इसीलिए अब मैं एक बार फिर से उन्हें मनाने के लिए उनके ऑफिस में जाऊंगी। कल भी गई थी, लेकिन उन्हें मनाने की बजाय मैंने उन्हें और भी ज्यादा नाराज कर दिया। कितनी बेवकूफ हूं ना मैं। ये बोलते हुए उसने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। सुनैना उसकी बात सुनकर तुरंत बोली, कोई बात नहीं, तुम चली जाना ऑफिस में। वैसे भी जब पतियों के साथ ऑफिस रोमांस करो तो सुना है कि पति झट से मान जाते हैं। बस तुम भी आज उन्हें मना कर ही रहना, समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अति भी जल्दी से बोली, लेकिन वो कहते हैं कि रोमांस से कुछ नहीं होगा। सुनैना कुछ सोचते बोली, अगर रोमांस से नहीं होगा तो कोई गिफ्ट सोचो, हो सकता है फिर वो मान जाए। कोई ऐसा गिफ्ट जो उन्हें बहुत पसंद आए। वैसे भी तुम्हारे पास कौन सा कोई कमी है, तुम तो जो चाहे उन्हें वो गिफ्ट दे सकती हो। अब जश्न सिंह शेखावत की बीवी हो तुम, पैसे तो बेहिसाब खर्च सकती हो। उसकी बात सुनकर अति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने ये तो सोचा ही नहीं, वो सिर्फ रोमांस से जश्न को मनाने का सोच रही थी, लेकिन उसने ये तो सोचा ही नहीं कि वो उसे और भी कई तरीकों से स्पेशल फील करवा सकती है। वो सुनैना की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच मुझे ये आइडिया देने के लिए। मैं अभी ही जा रही हूँ। मुझे नहीं अटेंड करने ये बोरिंग से लेक्चर। मुझे बस मेरे जश्न जी को मानना है। मैं उनके लिए एक मस्त सा सरप्राइज लूंगी और फिर उनके ऑफिस जाऊंगी। ये बोलकर अति वहां से उठ गई। सुनैना तुरंत बोली, कम से कम फ्रैक्चर तो अटेंड कर लेती।
अति हंसी और बोली, कहा ना ये बोरिंग लेक्चर मुझे नहीं अटेंड करने। ये बोलकर अब वो जल्दी से भागते हुए बोली, बाय, कल मिलती हूँ। ये बोलकर अब वो तुरंत वहां से निकल गई थी। रिया उसे जाते हुए देख हंसने लगी। वो तुरंत बोली, बेशक से अभी फिलहाल इन दोनों के बीच नाराजगी चल रही है सुनैना, लेकिन सच में ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मिस्टर शेखावत हमारी अति के लिए कितने ज्यादा पजेसिव है ये तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। सुनैना मुस्कुराई और बोली, फिर तो ये पोजेशन मैं भी देखना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल तो अति यहाँ से भाग गई, अब कल ही बात हो पाएगी। खैर मैं भी चलती हूँ क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। ये बोलकर वो भी अब तुरंत बाहर की तरफ आ गई। बाहर आते ही वो सीधा कॉरिडोर की तरफ आई और उसने अपने बैग से अपना फोन निकाला। उसने उस फोन से एक नंबर डायल किया जिस पर लिखा हुआ था विक्रम। सामने से जैसे ही विक्रम ने कॉल रिसीव किया, सुनैना तुरंत बोली, अति यहाँ से निकल चुकी है और तुमने मुझे जो कहा था वो मैंने उसके दिमाग में डाल दिया है। वो शायद अब जश्न के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रही है, शायद उसे कोई गिफ्ट देना चाहती है। बाकी सब अब तुम देख लेना। तुमने मुझे जितना कहा था उतना काम मैंने कर दिया। उसकी बात सुनकर विक्रम तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बस यूं ही काम में लगी रहना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे अति की मूवमेंट की हर एक खबर चाहिए और जो जो मैं कहता रहूं वो बस तुम उसके दिमाग में डालते रहना। वैसे भी एक नंबर की बेवकूफ है वो, जैसे कोई सिखाए सीख जाती है। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सुनैना अपने फोन की तरफ देखती रही। वो व्यंग्य से बोली, इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी इतनी बेवकूफ हो सकती है ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने उसे हल्का सा पंप क्या किया, वो तो सच में अपने पति को गिफ्ट देने चली गई। अगर मैं कहती तलाक दे दो तो क्या तलाक भी दे देती। अगर दे दे तो बेहतर होगा, फिर मैं अच्छे से ट्राई करूंगी जश्न सिंह शेखावत पर, क्या पता मेरी किस्मत चमक जाए। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अति कॉलेज से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठी और ड्राइवर ने गाड़ी तुरंत कॉलेज से बाहर की तरफ निकाल दी। अति ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, गाड़ी किसी बढ़िया सी आचीज गैलरी पर लेकर चलो, मुझे मेरे जश्न जी के लिए गिफ्ट लेना है। ड्राइवर ने अपना सिर हिलाया और अति को मार्केट की तरफ ले गया। कुछ ही देर बाद अति एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में थी और वहां पर एक बहुत बड़ा गिफ्ट स्टोर बना हुआ था जिसमें बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स रखे हुए थे जो कि बहुत ज्यादा यूनिक और खूबसूरत भी थे। अति जश्न के लिए क्या गिफ्ट ले, वो अब बस यही सोच रही थी, तभी उसे एक ब्रेसलेट नजर आया जिस पर कपल का नाम लिखा हुआ था। वो जल्दी से सेल्समैन की तरफ देखते हुए बोली, इसे कस्टमाइज किया जा सकता है ना? उस सेल्समैन ने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं इसे कस्टमाइज करवा दूंगा। अति तुरंत बोली, ओके फाइन, आप इस पर जश्न और अति का नाम लिख दीजिए और इसे कस्टमाइज करवा दीजिए और साथ ही साथ मुझे एक खूबसूरत सा टेडी बियर भी दिखाइए। वो सेल्समैन तुरंत बोला, लेकिन आपने कहा था कि आपको गिफ्ट अपने हस्बैंड के लिए। अति उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, हाँ इस बार कुछ अलग करने का सोचा है, एक खड़ूस से आदमी को टेडी बेयर गिफ्ट करने का सोच रही हूँ। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उसके दिमाग में फिलहाल कोई शरारत चल रही थी। कुछ ही देर में उसने वो टेडी और वो ब्रेसलेट लिया और पेमेंट करके वहां से निकल गई। उसने वो टेडी बेयर पैक नहीं करवाया था बल्कि उसे यूं ही अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। गाड़ी में बैठी वो उस टेडी बियर की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है जश्न जी, ये टेडी बेयर बिल्कुल सॉफ्ट है लेकिन आप एकदम खड़ूस है और मैं आपको ये टेडी बेयर दिखाकर बताऊंगी कि आपको इस टेडी बियर की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट बनना है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए ना कि खड़ूस बनना है। मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मैंने इस टेडी बेयर को हक कर रखा है वैसे ही मुझे आपको भी हक करना है। ये बोलते हो उसने उसे टेडी बेयर को हक कर लिया था। ड्राइवर भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। कुछ ही देर में अब वो लोग ऑफिस में पहुंच चुके थे। गाड़ी पार्किंग एरिया में रुकी और अति ने तुरंत वो ब्रेसलेट वाला बॉक्स और टेडी बेयर अपने हाथ में लिया। उसने अपना कॉलेज वाला बैग वहीं गाड़ी में छोड़ दिया था। वो लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक से उसके कदम रुक गए। उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहां पर एक कपल खड़ा था। लड़की दीवार से लगी हुई थी और लड़का उसके ऊपर झुका हुआ था। उस कपल को देखते हुए अति के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे क्योंकि इस तरह से ऑफिस में ये सब होना थोड़ा अजीब था, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब था उस लड़की का चेहरा और उस लड़के का हुलिया, क्योंकि वो लड़की अति को अब साफ नजर आने लगी थी और वो लड़की कोई और नहीं अंशिका थी और उसके ऊपर जो झुक कर खड़ा था उसका हुलिया बिल्कुल जश्न की तरह था। अति ने अपने कदम धीमे धीमे आगे की तरफ बढ़ाए।
वो बिल्कुल उन दोनों के सामने तो नहीं आई थी, लेकिन अब उसे जश्न का चेहरा साफ नजर आ रहा था। अंशिका ने जश्न के सीने पर अपने हाथ रखे हुए थे और उसे गहरी नजरों से देख रही थी। वही जश्न की उंगलियां अंशिका के बालों में चल रही थी। उन्हें यूं देखकर अति के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। शेखावत इंडस्ट्रीज अति हैरानी से अपने सामने खड़े जश्न और अंशिका को देख रही थी। हालांकि अंशिका तो अति को देख चुकी थी, लेकिन जश्न की नजरें सिर्फ और सिर्फ अंशिका पर टिकी हुई थी, इसलिए उसे अति के बारे में कुछ पता ही नहीं था, या फिर शायद उसे देखना ही नहीं चाहता था, और या फिर वो अंशिका में कुछ ज्यादा ही खोया हुआ था। अंशिका ने उसकी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठियों में जकड़ा और उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोली, अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो तुम जानते भी हो क्या हो सकता है। वो वैसे भी आजकल बड़ी अजीब हरकतें कर रही है। अगर उसने तुम्हें और मुझे साथ देख लिया तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगी। उसकी बात सुनकर जश्न मुस्कुराया और बोला, उसे पागल ही तो करना चाहता हूं। अंशिका हंसी और बोली, क्यों, उसे पागल क्यों करना चाहते हो? जश्न ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, ये मैं फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकता, पर तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा तुम्हें पता चल ही जाएगा और तुम्हें मजा भी बहुत आएगा। ये बोलते हुए अब वो अंशिका की गर्दन पर झुकने लगा। अंशिका एक बार फिर से बोली, मजा तो तुम मुझे वैसे भी बहुत देते हो। अपनी बीवी के सामने मुझसे उखड़े उखड़े रहते हो और ऑफिस में बुलाकर रोज रोमांस करते हो। पहले तो कभी मुझे भाव नहीं दिया और अब तुम मुझे छोड़ते ही नहीं हो। ये बोलते हुए वो कसमसा रही थी और उसके हाथ जश्न की पीठ पर चलने लगे थे। जश्न उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, क्योंकि पहले मुझे अति में इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन अब वो मुझे बोरिंग लगने लगी है। उन दोनों की ये बातें सुनते हुए अति के हाथ में जो ब्रेसलेट का बॉक्स और टेडी बेयर था वो नीचे गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा कुछ भी देखना पड़ेगा। अब उसे समझ में आ रहा था कि जश्न क्यों उसे 2-4 दिनों से भाव नहीं दे रहा, क्यों इस बार वो उसे प्यार से ट्रीट करने की बजाय, प्यार से मनाने की बजाय खुद ही उससे रूठ चुका था। उसने उसे कोटे से तो बचा लिया, लेकिन उसके बाद वो उसके करीब भी नहीं आया क्योंकि वो उसे बोर करने लगी थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू ही बता रहे थे कि इस वक्त उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी, और उन आंखों को देखकर अंशिका के चेहरे पर लंबी सी डेविल स्माइल थी। अति अपने आंसू साफ करते हुए तुरंत वहां से भागते हुए गाड़ी की तरफ वापस चली गई, और उसके जाने के बाद अंशिका ने अब विक्रम को धक्का देकर खुद से अलग किया। विक्रम एकदम से लड़खड़ा आगे और बोला, पागल हो क्या? अंशिका हंसते हुए बोली, मैं तो पागल नहीं हूं, लेकिन अब सच में किसी के पागल होने की बारी आ चुकी है। बहुत परेशान किया ना मुझे इस अति ने। अब इसे पता चलेगा कि तड़पना होता क्या है, कैसा फील होता है जब कोई हमसे हमारा प्यार छीन ले, कैसा फील होता है जब हम किसी के लिए पागल हो और वो किसी और के करीब चला जाए। अब इसे सब समझ में आएगा। ये बोलते हुए उसके जबड़े कसे हुए थे और उसके चेहरे पर अति के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। ड्राइवर जो गाड़ी साइड में पार्क कर चुका था, जब उसने अति को वापस गाड़ी में बैठते हुए देखा तो वो तुरंत हैरानी से वहां पर आया और अति की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ मेम साहब, आपको अंदर नहीं जाना क्या? अति रोते हुए बोली, मुझे अभी इसी वक्त शेखावत मेंशन ले चलो। वो ड्राइवर झट से बोला, पर अभी तो। अति ने अब गुस्से से कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? उसका गुस्सा देखकर अब ड्राइवर तुरंत गाड़ी में बैठा और अगले ही पल वो गाड़ी शेखावत मेंशन के लिए निकल चुकी थी। अति की आंखों से आंसू अभी भी बरस रहे थे और अंशिका और विक्रम की कही हुई बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे नहीं पता था कि वो जिसे अभी अभी देख कर आए है वो जश्न नहीं बल्कि विक्रम है, जिसका चेहरा अभी भी जश्न के चेहरे की तरह ही था। अति पूरे रास्ता यूं ही रोती रही और तकरीबन आधे घंटे बाद वो शेखावत मेंशन पहुंची। इस वक्त वो हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही थी। वो सीधा अपने रूम में आई और आते ही फूट फूट कर रोने लगी। वो कभी रो रही थी तो कभी उसे गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वो उठकर बैठ जाती और कमरे में इधर उधर टहलने लगती। उसने अपना पूरा कमरा भी तहस नहस कर दिया था। हर एक चीज उठाकर इधर उधर फेंक दी थी। पूरा कमरा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तूफान आया हो। ये तूफान अति के गुस्से का था, जो जश्न भी देखने वाला था। तकरीबन 2 घंटे यूं ही बीत गए और अब रात होने लगी थी। अति अपने कमरे से बाहर आई और बाहर आते ही उसकी नजरें जश्न पर गई, जो अंदर की तरफ आ रहा था। सामने ही अंशिका खड़ी थी, जो डाइनिंग टेबल के पास थी। जश्न की नजरें अचानक ही अंशिका की तरह उठ गई तो अति ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। जश्न सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आया। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब नजरें उसकी तरफ जाती है तो कदम इस तरफ क्यों आए?
कदमों को भी उसकी तरफ ले जाते। उसकी बात सुनकर जश्न हैरानी से बोला, क्या बोल रही हो तुम, दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? अति व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, 3-4 दिन से तो नहीं था लेकिन अब ठिकाने पर आ चुका है और अब हमेशा ठिकाने पर ही रहेगा। जश्न भी सार्कास्टिकली बोला, वेरी गुड, रहना भी ठिकाने पर चाहिए। अब मेरे रास्ते से हटो, मुझे अपने रूम में जाना है। अति तुरंत बोली, क्यों, इस रूम में जाकर क्या करेंगे? मुझे लगता है अब आपको रूम चेंज कर लेना चाहिए। अपना दिल, दिमाग, प्यार तो चेंज कर ही लिया है आपने। उसकी बात पूरी होती उससे पहले जश्न बोला, ऐसी कोई बात मत बोल देना अति, जो मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। तमीज से बात करना मुझसे, बदतमीजी नहीं पसंद मुझे, फिर सामने बेशक तुम ही क्यों ना हो। अति भी तुरंत ही बोली, अब मेरे और बाकियों में फर्क रह भी क्या गया है जश्न जी, अब तो मैं भी बाकियों की तरह ही आपको बोरिंग लगने लगी हूं ना। उसकी बात सुनते हुए जश्न को सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अति ये सब बोल क्या रही है। वो तुरंत बोला, 2 दिन अगर तुमसे दूर रहा तो तुमने मुझ पर ये इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, जानती भी हो तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? अति व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छी तरह से। ये बोलते हुए उसकी आवाज में जो तकलीफ थी वो भी साफ महसूस हो रही थी। जश्न एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मुझे रूम में जाना है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा हूं मैं। मुझे तुम्हारी ये बकवास बातें सुनकर अपना दिमाग और ज्यादा खराब नहीं करना, इसलिए हटो यहां से। ये बोलते हुए अब उसने अति के कंधे पर अपना हाथ रखा और खुद से ही उसे साइड कर दिया। अति की आंखों से आंसू लुढ़क गए। वो अब पलटकर जश्न की तरफ देखने लगी, जो उसे साइड कर वहां से जा चुका था। उसकी नजरें अंशिका की तरफ गई, जो तिरछी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देख रही थी, और अब अति की नजर खुद पर महसूस कर वो भी वहां से चली गई। अति अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, अब तक मैं आपको मना रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप मुझसे नाराज हैं जश्न जी, क्योंकि गलती मेरी है, लेकिन अब मैं आपको नहीं मनाऊंगी, क्योंकि अब मुझे समझ में आ चुका है कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं बल्कि आप तो बदल गए हैं। मैं आपको बोर करने लगी हूँ, इसलिए आपका इंटरेस्ट मेरे अंदर से कम हो गया और दूसरों में इंटरेस्ट ज्यादा हो गया ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बार भी मैं बेवकूफ़ी करूंगी और आपको छोड़कर जाने की बात करूंगी तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी और आपको एहसास करवाऊंगी कि आप मेरे साथ कितना गलत कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था जश्न जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बोलते हुए अब ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू दोबारा आ ही गए। वो गुस्से से दंदनाती हुई अब रूम में वापस आई तो देखा जश्न क्लोजेट से अपने कपड़े निकाल रहा था। वो जाकर उसके सामने खड़ी हुई और बोली, मुझे लग रहा था मैंने गलती की है, इसलिए आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप तो बदल गए हैं जश्न जी। उसकी बात सुनकर जश्न तुरंत बोला, मैं पहले भी तुम्हें समझा चुका हूं कि मैं ऑफिस से आया हूं और इस वक्त बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा हूं। बेहतर होगा अगर तुम मुझे परेशान ना करो, वरना अब तक तो मैं इस रूम में रह रहा था, मुझे सच में रूम चेंज करना पड़ जाएगा। उसकी बात सुनकर अति उसकी तरफ देखती रह गई और जश्न अपनी टी शर्ट और लोअर लेकर वॉशरूम में जा चुका था। अति दंग रह गई थी। पहले हमेशा जश्न टॉवल कमर पर लपेटकर वॉशरूम से बाहर आता था और चेंजिंग रूम में ना जाकर रूम में ही अपने कपड़े चेंज करता था, लेकिन आज तो वो अपने कपड़े वॉशरूम में ले गया था, जैसे वो खुद को अब अति को दिखाना भी नहीं चाहता। अति खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। कहाँ वो जश्न को मनाने के तरीके ढूंढ रही थी और कहाँ जश्न ने तो ठान ही लिया था कि उसे मानना ही नहीं है। एक बार फिर से अब अति के चेहरे पर गुस्सा झलक उठा था। वो गुस्से से कांपते हुए बेड पर आकर बैठ गई और तकरीबन 10-15 मिनट बाद जश्न रूम से बाहर निकला, लेकिन उसने एक नज़र भी अति की तरफ नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना चाहता हो और उसकी ये इग्नोरेंस आग में घी डालने का काम कर रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।